सलमान जी, दोस्तों, साथियों, एक बहुत फेमस शायरी है कि बहुत गम है ज़माने में मोहब्बत किसको। इतने गम की बात हो गई, थोड़ा पर्यावरण के भी गम की बात कर लें। तो मैं मोहन गोपाल जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि थोड़ा इन्वायरमेंटल जस्टिस के बारे में बताओ, इस देश में हो क्या और क्यों हो रहा है। तो जब मेरे पास मोहन गोपाल जी का खत आया इस बारे में, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया दोस्तों कि आज के जो कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, नेहरू जी उस चीज को कैसे देखते हैं। अगर हम देखें, आज के दिन में हमारे देश में इन्वायरमेंट इंजस्टिस है, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल इंजस्टिस है। तो अगर हम नेहरूवियन आउटलुक की बात करें, then how Nehru would have addressed the contemporary environmental challenges that we face today. And I think I'm going to focus my talk bringing together Nehruvian outlook and contemporary environmental challenges. We all know that we live in a very contested world. We have a million environmental mutinies that we see in this country. हम उसको माने या ना माने, लेकिन आज के दिन में लोग जंगल को लेके, जमीन को लेके, जल को लेके, प्रदूषण को लेके देश के हर एक कोने में लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई को हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहे? और मेरे अंदाज से इसके 4 कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमारे देश में आज के दिन में व्हाट आई कॉल इट एज ए क्राइसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पहली बात यह है कि आज के दिन हमारे देश में साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वी हैव डेसिमेटेड, वी हैव फिनिश्ड द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव इन दिस कंट्री। आज के दिन में एक अच्छा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट अगर आप मांगे तो हमारे इंस्टीट्यूशंस बना नहीं सकते, और जो बना सकते हैं उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो पहला जो कारण है कि हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस पिछले काफी सालों से वी हैव डेसिमेटेड। हमारे जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर लीजिए, वो या तो करप्ट हैं या लोग उन पर विश्वास नहीं करते। और तीसरा, जो हमारे इंस्टीट्यूशन सरकार के बाहर हैं, हमने उनको मीनिंगलेस बना दिया, वी हैव मार्जिनलाइज्ड। तो हमारे देश में आज के दिन में अगर आप पर्यावरण की बात करें और एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करें, then we don't have institutions which can resolve conflicts and give justice to people. I think that is the first major and big problem that we have in the country. दूसरी बात है दोस्तों की पर्यावरण की जो पॉलिसी हमारे देश में है, मैं उसको प्रो रिच पॉलिसी मानता हूँ। हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे अंदाज से जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, हमें अपने आप से सच होना पड़ेगा। आज के दिन में कोई इस चीज को कंटेस्ट नहीं करता है आज के दिन में कि सब लोग ये मानते हैं कि भारत को पहले अमीर होना होगा, फिर पर्यावरण को देखेगा। सब लोग हम यहाँ बैठे, एवरीवन बिलीव्स दैट वी फर्स्ट मस्ट बिकम रिच, देन वी विल टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। दैट इज नॉट कंटेस्टेड इन दिस कंट्री, दैट इज नॉट एन इशू दैट इज कंटेस्टेड, but that is a very pro-rich way of looking at environment. The third issue I want to address is that today we don't have institutions, we have a pro-rich outlook of environment, but we also have a major problem where we don't involve people. हम लोगों को सुनना नहीं चाहते हैं, एक बार जो डिसीजन ले लेते हैं उसको रिव्यू नहीं करना चाहते। In fact, there is lack of capacity in the leadership to review decision in the face of new evidence. एक बहुत रिलक्टेंस है हमारे देश में, अगर नई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी आ जाए तो हम उसको रिव्यू नहीं करना चाहते। नेहरू इन तीनों चीजों को कैसे देखते? वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे और मेरे अंदाज से आज के दिन में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप और इंस्टीट्यूशंस बिल्डर हमारे देश में रहे, भाभा को ले लीजिए या भटनागर को ले लीजिए या साराभाई को ले लीजिए, all the great institutions had their lineage in Nehruvian era. और मेरे अंदाज से पहला चीज नेहरू करते वो इंस्टीट्यूशन का डेसिमेशन नहीं होने देते। I believe that would have been the first approach that Nehru would have taken.
he was a product of scientific enlightenment. आज के दिन में जो हमारे लीडरशिप साइंटिफिक एविडेंस के बाद भी डिसीजन को चैलेंज नहीं करते हैं, नेहरू वो नहीं होने देते। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों। एक्चुअली नेहरू इज प्रॉब्ली द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मैन ऑन द इश्यू ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आप कोई एंटी डैम एक्टिविस्ट से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि नेहरू वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड बिग डैम्स। बड़ी फैक्ट्रियां उन्होंने खोले, उन्होंने उसको टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, जिसके कारण पर्यावरण का विनाश हुआ। वो सच है, लेकिन वो गलत भी है, क्योंकि नेहरू by the end of his life had changed his perception on gigantism. A lot of people don't know a speech which he gave in 1958 to the Central Board of Irrigation and Power, which is a brilliant speech where he says that India is suffering from a disease of gigantism. We are building dams, big dams, for the sake of building big dams. And he goes on to say that we must feel the pain of people being displaced because of this gigantism. और मैं ये 1958 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब नर्मदा का के जो जिस तरह से ऑपोजिशन है और एंटी डैम मूवमेंट और जो एनवायरमेंटल म्यूटिनीज की बात कर रहे हैं वो 1958 में नहीं था। फिर भी 10 साल पहले नेहरू, जिन्होंने डैम को टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, वो 10 साल बाद he was ready to change his position and say that the current gigantism approach that we have has a huge cost for the society. I think that was the kind of person he was. And I think we miss the kind of leadership who have the courage, and he had coined that term of scientific temper, who had the courage to take scientific temper and change position in the face of new evidences. I think we miss it. Lastly, दोस्तों मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूँ ये कह के कि we judge our leadership on the scale of achievements. उन्होंने हमारे देश के लिए क्या अच्छा किया है, लोगों के लिए क्या अच्छा किया है। मैं एक नया स्केल की बात करना चाहता हूँ। I would like to ask, shouldn't we judge our leaders on the scale of how little harm they have done to the society? You know, leaders have huge capability to do harms to the society, unknowingly. And I will remind you of an article which he wrote in Current Affairs of Calcutta as an anonymous when he was a Prime Minister. Nehru actually wrote this article and said that I have capability to do a lot of harm. He said, I have adulation of people. People support me. I can become a dictator. और वो आर्टिकल उनके ऑटोबायोग्राफी में अपेंडिक्स में है, उसका एक सब पढ़ना पड़ा। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा कि मेरे पास पावर है आज के दिन, मैं डिक्टेटर बन सकता हूँ, लेकिन मैं बनूंगा नहीं। और आप इस चीज को देखिए, अफ्रीका के कॉलोनियल इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नेहरू के पास पावर था, पीपल का सपोर्ट था, फिर भी he never became Kwame Nkrumah. He didn't become Jomo Kenyatta. He was not Julius Nyerere. All the great leaders of Africa who believed in socialism, who believed in scientific progress, who believed in development of their people. But by the end of it, they created a one-party state and virtual dictatorship. Nehru didn't do that. And I think we should remember Nehru also from the perspective of how little harm he did for our society. Thank you very much.